आज हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए, अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और वो जो दूसरा मीडियम है उस पे ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मींस जिस डायरेक्शन में वो पहले ट्रेवल कर रही थी उससे थोड़ा सा वो बेंड हो जाती है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, यहां पर हमने एक ग्लास ले रखा है। एक हमने ले लिया ग्लास और इसके ऊपर जो मीडियम है दैट इज एयर। अगर कोई लाइट की रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है का मतलब तिरछी अगर इस पे पड़ रही है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि तिरछी मैं क्यों यूज कर रहा हूं। अगर कोई ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो यहां पर एक होता है हमारा नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो यहां पर ये इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, बट ये अपने जो इसका ओरिजिनल पाथ होता है इसको फॉलो ना करते हुए ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है। सो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर देखिए, दिस रे इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। दिस रे इज, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है, सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है विच इज एंगल आर। सो एंगल आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहां पर एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। ओके, मान लीजिए अब हम लोग यहां पर कोई एक मीडियम और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, और यहां पर उसके बाद ऊपर का जो मीडियम दैट इज एयर। तो यहां पर भी अगर कोई लाइट की रे ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है तो ये क्या होगी, ये फिर से यहां से बैंड हो जाएगी क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो यहां पर जो हमारा एयर है दैट इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। सिमिलरली इन दिस केस एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। सो जो मीडियम लेते हैं हम, ये कंपैरिजन होता है। तो यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं एयर और ग्लास का, तो इसीलिए हमने एयर को लिया है रेयर मीडियम और जो हमारा ग्लास है उसको डेंसर मीडियम लिया है। और यहां पर एयर और वाटर लिया है, सो एयर को हमने रेयर लिया है, वाटर को डेंसर लिया है। बट ये वाटर ऑलवेज डेंसर नहीं होगा, किसी की डेंसिटी अगर इससे ज्यादा हो, अगर हमने दूसरा मीडियम उसको लिया है तो वाटर एज अ रेयर मीडियम वर्क करेगा वहां पे। तो डेंसिटी हमेशा क्या है, यानी कि जो मीडियम है ये कंपैरिजन होता है दो मीडियम्स का, कि तब डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा डेंसर होगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयर हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो एज अ डेंसर मीडियम काम करेगा। अगर कोई लाइट की रे, मान लीजिए यहां पर आपने रखा है ग्लास प्रिज्म, अगर कोई लाइट रे अलोंग दी नॉर्मल आती है, तो क्योंकि अभी हम यहां पर बात कर रहे थे ऑब्लिकली इंसिडेंट की, अगर कोई लाइट की रे नॉर्मल के अलोंग यानी कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो ये क्या होगा, यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इस केस में ये रे बिल्कुल सीधी निकल जाती है। सो इसीलिए हमने कहा था कि ऑब्लिकली इंसिडेंट करनी चाहिए। अब ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है ये होता क्यों है, ये होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें एयर की या फिर वैक्यूम की, तो वहां पर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है एयर में। अगर हम बात करें इसकी स्पीड वाटर में, सो वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड इन वाटर। इफ वी टॉक अबाउट ग्लास, सो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So this is the speed of light in glass। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो एयर में सबसे ज्यादा स्पीड है, देन वाटर में उससे थोड़ा कम है और ग्लास में इन तीनों में सबसे कम है। तो क्योंकि यहां पर देखिए जो एयर है वो कम डेंस है, सबसे कम है इन तीनों में, जबकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो गई तो स्पीड कम हो गई। यहाँ पर ग्लास की डेंसिटी थोड़ा और ज्यादा हो गई तो इसलिए स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और यही जो स्पीड चेंज है ये कारण बनती है रिफ्रैक्शन का।
तो अभी हमने बात की थी कि लाइट की रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपना जो पाथ है उसको चेंज करती है। तो यहां पर एक मीडियम है हमारा रेयर मीडियम और दूसरा है डेंसर मीडियम। तो अगर कोई लाइट की रे अगर रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करे तो क्या होगा, आइए देखिए। यहां पर हमारे पास एयर और ग्लास लिया है हमने, सेकेंड मीडियम ग्लास लिया है। सो एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज denser medium. So light is traveling from rarer to denser. So अगर कोई लाइट की रे rarer to denser ट्रेवल करती है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। मींस ये अगर नॉर्मल है तो इसके पास शिफ्ट हो जाएगी। अगर कोई लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो। सेकेंड केस, अगर कोई लाइट की रे डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, आइए देखिए। सो हियर ग्लास इज फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम इज एयर। सो दिस इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम। सो नाउ दिस लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दैट मीन्स when light ray travels from denser to rarer medium, then it goes away from the normal. Means normal से ये कहीं दूर चली जाएगी। तो ये होते हैं केस जब लाइट की रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है और जब लाइट की रेस डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैब। अगर कोई ग्लास लैब रखा हुआ है तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, तो आइए देखिए। यहां पर हमने एक ग्लास स्लैब ले रखा है। सो दिस इज अ ग्लास स्लैब। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो अगर कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, दिस इज इंसिडेंट रे। अगर कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो यहां हमारे पास सबसे पहले एक नॉर्मल होता है। सो दिस इज नॉर्मल N1। सो ये ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास में, मीन्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया था, दैट इज एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी विच इज एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अगर ये किसी और एक सरफेस पे, मींस सेकंड जो सरफेस है ग्लास का उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है तो यहां पर एक नॉर्मल होगा। सो दिस इज नॉर्मल N2। नाउ दिस लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, मींस डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो रे फाइनली हमारे निकल के आती है बाहर, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, दैट इज E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ अगर ये इंसिडेंट रे अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करती तो ये कुछ इस तरीके से जाती, बट क्योंकि यहां पर हमने ग्लास स्लैब रख दिया इस वजह से यहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली ये जो इमर्जेंट रे है ये और ये रे जो हमारी इंसिडेंट रे थी इनके बीच में एक गैप हो गया एंड दिस गैप इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरीके से किसी भी ग्लास प्रिज्म में मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है और जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और फाइनली इमर्जेंट रे हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका एक प्रैक्टिकल भी है जिसको आप अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, अगर कभी आपने कोई पेन, पेंसिल या किसी स्टिक को किसी बकेट में या फिर किसी मग में अगर इमर्ज किया होगा, उस पर डाला होगा, तो आपने ये पाया होगा कि वो थोड़ा सा बेंड हो गया है और वो जो बेंड आपको दिखाई देता है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
अच्छा, और एक चीज और, अगर मान लीजिए कभी आपने कोई कॉइन डाला किसी बकेट में और उस बकेट में पानी है और आप देखेंगे कि जो कॉइन है वो लगेगा उसका थोड़ा साइज भी बड़ा दिखेगा और लगेगा कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो जब आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो नहीं है, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। एक चीज और, कभी अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहां पर अगर आपको डेप्थ नहीं पता तो आप वहां पर मत जाइए। सबसे पहले तो अगर कहीं भी अगर स्विमिंग पूल्स होते हैं तो वहां पर हाइट के मेजरमेंट्स लिखे होते हैं, तो आप मेजरमेंट देख लीजिए पहले कि कितने हाइट का, मतलब कितने हाइट तक पानी है। और किसी अननोन जगह पर तो कभी भी ऐसे पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो एक्चुअल डेप्थ होती है उसकी वो हमें नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि गहराई इसमें काफी कम है। तो ये जो फिनोमेना होता है ये भी होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि आपको जो उसका सरफेस है, जो उसका तला है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो आपको पता नहीं लग पाती है। तो ये होता है वैसे जहां पर बिल्कुल साफ पानी हो वहां पर आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इसमें जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का, दैट इज the incident ray, the normal and the refracted ray all lie in same plane, यानी कि ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं। So this is first law. Now second law, this law is also known as Snell's law. So इसको हम लोग Snell's law भी कहते हैं। तो यहां पर Snell's law क्या कहता है कि according to Snell's law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. So हमें पहले से पता है कि ये हमारा एंगल I होता है, ये एंगल R होता है। So इनका जो साइन का जो एंगल I अपॉन साइन R ये होता है कांस्टेंट, और यही जो कांस्टेंट है ये कहलाता है हमारा, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। सो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। अगर कहीं पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अगर कोई लाइट की रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर ट्रेवल करती है तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो लाइट की जो स्पीड है वो जिस मीडियम से ट्रेवल करते हुए आ रही है और जिस मीडियम में ट्रेवल करते हुए वो जा रही है, तो उनको अगर आप रेशियो में लिखेंगे तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एक्चुअल में यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है वो निकल के आता है सेकेंड का। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दो टाइप के हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। नंबर वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नंबर सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एब्सोल्यूट में क्या होता है, अगर आप यहां पर मीडियम वन को अगर आप ऑलवेज वैक्यूम लेके चल रहे हैं तो वहां पर जो आपका कैलकुलेट होके आएगा दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस अगर आपने मान लीजिए यहां पर वैक्यूम लिया है और यहां पर आपने ग्लास लिया है मीडियम,
तो यहां पर आप बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट अगर आपने यहां पर वैक्यूम की जगह अगर आपने कोई अगर दूसरा मीडियम लिया है, सो मान लीजिए यहां पर आपने जो लाइट की रे को ट्रेवल किया है एयर टू ग्लास कराया है, तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू यहां पर मान लीजिए वाटर लिया है आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो यहां पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल लेंस। देखिए स्फेरिकल लेंस की बात करें तो ये एक ऐसा ग्लास होता है जो कि पूरा क्या है फिल्ड है, यानी कि पूरा ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल ग्लास है, ये पूरा ग्लास जो है भरा हुआ है। अब क्या करें इसमें, इसी में से हम क्या करेंगे इस तरह से जब इसको कट करेंगे, सो एक पीस ये बाहर निकला, सो ये जो पीस बाहर निकला है ग्लास का दिस इज अ लेंस एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और इसी तरीके से हमने इस राइट साइड वाले पार्ट को कट किया, सो ये एक पीस जो मिला है हमें ये भी क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। बट ये जो मिडल वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हमें मिला है दिस पोर्शन इज नोन एज कॉनकेव लेंस। सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। अब यहां पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये जो कॉर्नर वाली जो साइड्स हैं ये तो थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती है, लेकिन जो मिडल वाला पार्ट है ये इसका थिक रहता है, यानी कि ये काफी चौड़ा रहेगा। और यहीं पर कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहां पर जो कॉर्नर की जो साइड है ये थिक रहती है, मींस काफी मोटी रहेंगी, और जो मिडल वाला पार्ट है ये इसका थिन रहता है, ये पतला रहता है। सो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है और कॉनकेव लेंस कौन सा है। तो उसके बाद देखिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, एक लाइन यहां से जो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये जो इसका जो लेंस का जो मिडिल पार्ट है बिल्कुल इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन यहां से पास हो रही है दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर देखिए एक पार्ट इसका ये है और दूसरा फेस इसका ये है, यानी कि दो फेसेस है इसमें। अगर आप इसका सर्कल कंप्लीट करें तो यहां पर इस फेस का फोकल लेंथ कहीं है, यहां पर आएगा राइट साइड में, इसको हमने ले लिया f1। तो ऑप्टिकल सेंटर और f1 ये जो फोकल लेंथ है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। इसका डबल इसको हम डिनोट करते हैं 2f1 से, और यहां पर ये जो OF की डिस्टेंस है ये इसका हाफ है। और इसी तरीके से क्योंकि इसका एक फेस ये वाला है तो इसको जब हम यहां से सर्कल कंप्लीट करेंगे तो यहां कहीं सेंटर आएगा, तो इसका मतलब एक और फोकस मिलेगा यहां पर। तो यहां पर जो फोकस लेता है हम इसको f2 लेते हैं, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है इसका जस्ट ट्वाइस दिस पार्ट इज 2f2। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरीके से होता है कॉनकेव लेंस में भी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और इसके अगर फेस की बात करें, इसके फेस की बात करें तो ये भी सर्कल कंप्लीट करेगा, दैट मींस यहां पर कहीं f1 होगा और यहां पर कहीं 2f1 होगा, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी f2 एंड 2f2। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस रिप्रेजेंट करते हैं लेंसेज में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म करने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं, तो उन रूल्स की हेल्प से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म करते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1
एंड अप टू। अगर कोई लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो हम क्या करेंगे, यहां सेंटर से बिल्कुल, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सो फोकस F1 से ये पास हो जाती है। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, F2। अगर कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि वो फोकस F2 से पास होती है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है हमारा So this is principal axis, optical center, F1, F2। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधे लाइन में चली जाती है, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। सो दिस इज रूल नंबर 3। कुछ रूल्स पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो देखिए उन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है और कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। सो नंबर 1 पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। तो कोई हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे प्लेस हुई होती है तो उससे आने वाली जितनी भी रेस होती हैं वो पैरेलल आती है, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लेते हैं इनको, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सब फोकस से पास हो जाती हैं। मान लीजिए सेकंड रे कोई आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी क्या होगी, एक दूसरे से पैरेलल अगर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि कुछ रेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी आ रही है, सो ये भी क्या होंगी, ये भी पास हो जाएंगे, सभी रेस फोकस से पास हो जाएंगी। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन सभी रेस फोकस पे मीट हो रही है। तो यहां पर इमेज कहां बनेगी, फोकस पे इमेज बन जाएगी। तो यहां पर जो इमेज है वो सबसे पहले तो इसका जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर फॉर्म हो गई। और इसके साइज की बात करें सो ये हाईली मैग्नीफाइड है, या फिर आप इसको पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। सो दिस इज हाईली मैग्नीफाइड, और इसकी जो पोजीशन है इमेज की दैट इज एट F1। सेकेंड पोजीशन, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं हमने पहले इनफाइनाइट में रखा था, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पास लेके जाके देखते हैं, मींस बियॉन्ड 2F2 रखते हैं। सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F2। सो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2। सो यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं बियॉन्ड 2F2। सो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस F1। अब क्या करते हैं, आप कोई दूसरा रूल लेके देखते हैं। एक रूल हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट की रे फोकस से पास हो, यानी यहीं से इंसिडेंट हो लेंस के ऊपर, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। तो इसका मतलब ये कहीं इस पॉइंट पे मीट करेगी। सो इस पॉइंट पे मीट करेगी तो जो हम हाइट की डिस्टेंस लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो क्योंकि ये नीचे साइड बन रही, डाउनवर्ड बन रही, तो हम लोग डाउनवर्ड की तरफ एरो लगाते हैं। अब यहां पर नेचर ऑफ इमेज की बात करें, सो फर्स्ट वन,
जो इमेज है उसका नेचर है कि वो रियल है और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है और मेरा लेंस के पीछे बन रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर सेकेंड, जो इसका साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, सो साइज क्या रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको स्मॉलर इन साइज भी कह सकते हैं। नंबर थर्ड, इसकी जो पोजीशन होगी दैट इज इन बिटवीन f1 एंड 2f1, सो पोजीशन इन बिटवीन f1 एंड 2f1। थर्ड पोजीशन देखिए, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाके देखते हैं। सो इस टाइम पे ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे 2f2 पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f2, so this is a convex lens, principal axis, optical center f1, 2f1, f2 and 2f2। तो अब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है इस 2f2 के ऊपर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f2 के ऊपर प्लेस है तो पहले जो इसकी आने वाली जो रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस f1, यहां से पास होगी फोकस से। अब जो सेकंड रे यहां से पास होगी, क्या करें, जो रूल नंबर सेकंड उसको लगा देते हैं। अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है f2 से, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहां पर हमारी जो रे है कहीं इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब आप लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे तो यानी कि जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मिलेगी, क्योंकि तब आपने ये जो डिस्टेंसेस है अभी तो हमने अंदाजे से ले लिया है, तो आपकी जो डिस्टेंस जब आप स्केल से इसको मेजर करेंगे तो आपका एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो बन रही है 2f1 पे। so, इसका मतलब इसके नेचर की बात करें तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नंबर सेकेंड, इसका जो साइज है इस बार साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल हैं, मींस सेम साइज, सेम साइज का बनता है। और इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की दैट इज एट 2f1, सो पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f1। नेक्स्ट, अब क्या करें, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले जाकर देखते हैं। मींस अब जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा इन बिटवीन 2f2 एंड f2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f2 and f2, so this is convex lens, principal axis, optical center f1, 2f1, this is f2, this is 2f2। so इनके बीच में रखना है, तो कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं इनके बीच में। so पहली जो रे होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस f1। सेकेंड रूल अब क्या करें, अब क्या करते हैं, यहां से पास कराते हैं एक बार। रूल नंबर थर्ड था हमारा, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कराएं तो क्या होगा, ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, तो ये कहीं इस तरह से आगे जाके मीट करेंगी दोनों रेस। तो मीट करने के बाद कहीं इस प्लेस पे क्या होगी, इमेज बनेगी। तो यहां पर जो इमेज का जो नेचर होगा, नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नंबर सेकेंड, जो साइज होगा इस बार वो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मींस हम इसको कहते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज। जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। एंड नंबर थर्ड, इस बार जो इमेज की जो पोजीशन है दैट इज बियॉन्ड 2f1, सो इमेज की जो पोजीशन है दैट इज बियॉन्ड 2f1। अब नेक्स्ट पोजीशन में क्या करें, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाके देखते हैं। सो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके जाएंगे तो इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा f2 के ऊपर आ जाएगा। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f2, सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस,
ऑप्टिकल सेंटर F1, दिस इज F2, सॉरी 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। ऑब्जेक्ट को क्या करें, F2 पे प्लेस करते हैं इस तरीके से। सो पहली जो रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस F1। जो सेकंड रे है इसको अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं सो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो लाइंस हैं दोनों, ये दोनों के दोनों जो रेज हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। दैट मींस ये हम मान के चलते हैं कि ये कहीं पर इंफिनिटी पर मीट करेंगी और वहां पर कहीं जाके इमेज फॉर्म होगी। तो यहां पर जो नेचर ऑफ इमेज आता है दैट इज फर्स्ट वन इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर सेकंड, इसका जो साइज होगा, अब कहीं देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये अगर जा रही है तो कहीं नीचे बनी तो इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा बनेगा, मींस हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं इसको। सो हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और नंबर थर्ड, इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो बनेगी इंफिनिटी पे। सो पोजीशन एट इंफिनिटी। नाउ अब क्या करें, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लेके जाकर देखते हैं। तो देखिए सिक्स पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F2 and optical center. So convex lens, principal axis, optical center, focus F1, 2F1, F2 and 2F2. So object हमने ले लिया है, F2 और O के बीच में प्लेस कर दिया है। पहली जो रे होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस F1। सेकेंड जो रे होगी वो उसको हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, सो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी इस तरह से। तो स्ट्रेट पाथ अगर फॉलो करेगी तो हम देख पा रहे हैं यहां पे कि ये जो रेज है ये कभी यहां जाके तो मिलेंगे नहीं, कभी मिलने से रहे। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बैक साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको भी बैक साइड एक्सटेंड करते हैं और इस रे को भी बैक साइड आप एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो जब इसको हमने बैक साइड एक्सटेंड किया तो ये कहीं जो लेंस है उससे पहले जाके मीट करेगी। तो अब जो इमेज फॉर्म होगी वो यहां पर होगी, 2F2 यहां पर ले लेते हैं। तो ये कहीं पर भी हो सकती है इसके आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर जो नेचर है इमेज का, फर्स्ट वन, अब जो इमेज बन रही है बिल्कुल सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और लेंस से पहले बन रही है। दैट मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गई। साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा है। दैट मींस हम कह सकते हैं यहां पर इसका जो साइज है वो मैग्नीफाइड साइज का बना है। एंड नंबर थर्ड, इसका जो पोजीशन है, अब पोजीशन हम कहेंगे यहां पर हमें दिख रहा है कि 2F2 एंड F2 के बीच में है। सो बिटवीन 2F2 एंड F2, सो इसके बीच में कहीं पर जो इमेज है वो फॉर्म हो गई है। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस में 6 डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसी तरीके से 6 डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज फॉर्म होती है। 5 पोजीशंस पर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है और लास्ट वाली जो पोजीशन है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं F2 और O के बीच में, उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कॉन्केव लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं, उसके बाद उन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। सो नंबर 1, रूल नंबर 1, दिस इज अ कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, 2F1, F2, 2F2। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये इस बार क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाएगी, मींस डाइवर्ज हो जाएगी अपने पाथ से, क्योंकि
कॉन्वेक्स लेंस का आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था, जो रेज आ रही थी पैरेलल वो कन्वर्ज होके फोकस पे सब मीट कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो ये क्या करेगा, जो रेज आ रही है उसको डाइवर्ज कर देगा और इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि अगर आप इसको बैक साइड एक्सटेंड करो तो ये फोकस से पास हो रहा होगा। अच्छा, रूल नंबर सेकंड देखिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर F1 2 F1 दिस इज F2 2 F2, अगर कोई रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है लेंस पे कि वो चाह रही है कि वो F1 से पास हो, बट क्योंकि ये एक लेंस है रिफ्रैक्शन तो होगा, तो इसीलिए आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। अब देखिए रूल नंबर थर्ड, कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर F1 2 F1 F2 2 F2। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होना चाह रही है तो क्या होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगी। मींस जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होती है तो उस टाइम पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब इन तीनों रूल्स की हेल्प से हम देखेंगे कि कॉनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। कॉनकेव लेंस जो हमने रूल पढ़े हैं अभी, तो उनकी हेल्प से हम लोग कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले प्लेस करते हैं इंफिनिटी पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सो जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ दो ही पोजीशन पे प्लेस करते हैं, एक तो इंफिनिटी पे और उसके बाद इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहां पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं इंफिनिटी पे। अगर कोई रे इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो उससे आने वाली जितनी भी रेस होती हैं वो कैसी होती हैं, आने वाली रेस जितनी भी होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, कुछ इस तरीके से। अब इन रेस का होगा क्या, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी। मींस एक इस तरह से डाइवर्ज हो गई कि बैक साइड एक्सटेंड करो तो F2 से पास होगा, ये इस तरह डाइवर्ज हो गई बैक साइड एक्सटेंड करो तो F2 से पास होगा, ये इस तरह डाइवर्ज हो गई कि बैक साइड एक्सटेंड करोगे तो F2 से पास होगा, और एक रे इस तरह से डाइवर्ज हो गई कि बैक साइड जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये भी F2 से पास होगा। यानी कि जितनी भी रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं सब डाइवर्ज हो जाती हैं, और जब आप इसको बैक साइड एक्सटेंड करते हो तो सबकी सब रेस जो है वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं F2 पे। तो यहां पर जो हमारी जो इमेज बनी है, यानी कि जो नेचर ऑफ इमेज की बात करें, सो नंबर 1 यहां पे बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा क्योंकि पॉइंट साइज है, बट ये इरेक्ट होता है। नंबर सेकेंड, इसके साइज की बात करें तो ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटा, अब इसको पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। सो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है। एंड नंबर थर्ड, इसकी जो पोजीशन है इमेज की, दैट इज एट F2। अब क्या करें, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले जाके देखते हैं, मींस इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन infinity and optical center. So this is concave lens, principal axis, optical center, F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, कहीं पर भी आप प्लेस कर दो, हमने प्लेस कर दिया यहां पर, ठीक है, आपको जहां अच्छा लगे वहां पर आप प्लेस कर दो। तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, और क्योंकि ये डाइवर्ज हो जाएगी सो बैक साइड एक्सटेंड करेंगे तो कहीं F2 से पास होगी। दूसरी जो रे है इसको हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, तो हमें पता है कि सीधी निकल जाएगी, रूल पढ़ा है हमने। तो
तो ये जो दोनों रेज हैं तो ये मीट हो रही है कहीं इस पॉइंट पे, और ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मीट हो रही है, तो ये एरो ऊपर की तरफ बनेगा। तो यहां पर जो इमेज फॉर्म हुई है उसका नेचर है नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 2 इसका जो साइज है वो स्मॉलर देन क्या है, ऑब्जेक्ट है। मींस इसको हम कह सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड है। और नंबर 3 इसकी जो पोजीशन आई है दैट इज इन बिटवीन F2 एंड O। सो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड O। सो इस तरीके से हम किसी कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और इसी तरीके से इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए इनके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है और कहां यूज किया जाता है, कॉन्केव लेंस का क्या यूज है और इसको कहां कहां यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है। देखिए एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें किसी पर्सन को दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं बट पास की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा आपके स्पेक्टिकल्स में। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, मींस इसको स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है। नंबर 2 कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज करते हैं जो सिंपल जो कैमरास होते हैं, इसमें भी जो सिंपल कैमरा जो है हमारे उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। नंबर 3 देखिए जो पामिस्ट होते हैं, जो आपकी हाथ की रेखाएं या फिर आपके मस्तक की जो रेखाएं देखते हैं और आपका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी यूज होता है किसका, वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसको कुछ और भी जैसे आपका टेलीस्कोप हो गया, आपका माइक्रोस्कोप हो गया, वहां पर भी क्या है ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं देखिए कॉन्केव लेंस की। सो सबसे पहले देखिए कॉन्केव लेंस जो हमारा एक तो स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है। इसका मायोपिया एक डिजीज होती है, एक डिफेक्ट होता है, डिजीज नहीं कहेंगे, एक डिफेक्ट होता है आई का, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट जिसमें किसी पर्सन को पास की ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखाई देते हैं लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको एक अच्छा सा, यानी कि पहले टेस्ट करते हैं, आई की टेस्टिंग होती है, उसके बाद एक रिकमेंड करते हैं कि उनको एक कॉन्केव लेंस धारण करना चाहिए। इसी तरीके से अच्छा एक गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, तो एक होता है आई लेंस, एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस। सो एक आई लेंस वो होता है जो यानी कि आंख के पास होता है, तो वहां पर भी क्या है जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसमें जो आई लेंस होता है जिसको आई पीस भी कहा जाता है उसमें यूज होता है कॉन्केव लेंस का। ये जो कॉन्केव लेंस है ये और भी काफी सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। और जो डोर्स होते हैं बहुत बार क्या होता है कोई नॉक करके छिप जाता है या फिर गैलरी की तरफ भाग जाता है, तो और अगर हम होल करें उसमें होल से देखने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ सामने का दिखाई देता है, हमें बहुत ज्यादा वाइड एंगल नहीं दिखाई देता है, आपको पूरी गैलरी यानी गैलरी का कुछ पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी जो डोर है उसमें जो होल आपने बना रखा है, अगर वहां पे आपने एक कॉन्केव लेंस अगर आपने फिट कर रखा है तो वो जो एरिया है वो आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए जो डोर्स होते हैं उसमें भी कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। देखिए F फोकल लेंथ होता है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और V इमेज डिस्टेंस होता है। तो इन तीनों टर्म से हम भली भांति परिचित हैं। तो इनके बीच में जो लेंस फॉर्मूला से रिलेशन निकालते हैं दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये रिलेशन होता है, दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। सो m इज इक्वल्स टू v/u। तो एक रिलेशन तो ये होता है कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और रिलेशन होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये सेकंड हो गया।
तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि LHS दोनों में इक्वल है, सो यहाँ पर हो जाएगा H डैश इज इक्वल्स टू H डैश अपॉन H इज इक्वल्स टू V बाय U। तो इस तरीके से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखिए ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1, दिस इज अनदर फोकस f2। तो यहां पर अगर हम बात करें रिफ्रैक्ट होने के बाद सभी की सभी रेज f1 से पास होती हैं, मींस यहां पर जो हम फोकल लेंथ लेते हैं वो राइट साइड ऑफ द, यानी कि O और f1 के बीच में जो लेंथ है दैट दिस इज फोकल लेंथ। अच्छा, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें, सबसे पहले हम U की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर रखा जाता है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि जब भी हम लेंस फॉर्मूला या फिर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे, तब हम लोग ये साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। सो U नेगेटिव रहेगा ऑलवेज। देन V, देखिए कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज हमने फॉर्मेशन की थी, तो 5 ऐसी पोजीशंस थी जहां पर इमेज ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पे बन रही थी। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और एक पोजीशन ऐसी थी जो लास्ट वाली है, अगर आपको याद है तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनी थी। तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर भी हो सकती है। इसका मतलब V कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव। नेक्स्ट इज F। देखिए F राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर होता है, सो F ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर हम यहां पर बात करें M की, सो क्योंकि इन दोनों में से एक चीज नेगेटिव आ गई है, तो M भी क्या रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। अगर हम H की बात करें, सो H हमेशा ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट रखते हैं, सो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जो H डैश होगा, H डैश देखिए इन्वर्टेड इमेज बनती है 5 केसेस में, और एक केस में बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब H कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। सो ये साइन कन्वेंशन है हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, f2। सबसे पहले बात करें U की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रहता है। V, देखिए यहां पर जो इमेज हमने यहां पर 2 पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा था, और दोनों ही केस में जो इमेज फॉर्म हुई थी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर हुई थी, दैट मींस जो इमेज डिस्टेंस होगी ऑलवेज नेगेटिव होगी। यहां पर जो F है, देखिए हमने यहां पर जो रेज जितनी भी आई थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमेशा क्या होती है, डाइवर्ज होती है और पास होती है F2 से। दैट मींस O और F2 के बीच का जो लेंथ होगा दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, सो इट विल बी नेगेटिव। सो मैग्निफिकेशन की बात की जाए, सो मैग्निफिकेशन यहां पर रहेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, सो V बाय U हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। H की बात करें तो H ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और अगर H डैश की बात करें, क्योंकि यहां पर हमेशा दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, दैट मींस H भी क्या रहेगा, H डैश भी यहां पर मींस हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो ये हम जो साइन कन्वेंशन है इसको यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में, सॉरी मैग्निफिकेशन में, और हम इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम आगे अभी देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब हम यूज करेंगे इन सभी साइन कन्वेंशंस को। देखिए अगर कोई आपके पास लेंस है, आपने पहले लिया कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस करता है डाइवर्ज, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। मींस जो लेंस जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल, मींस जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करे या फिर जितना ज्यादा डाइवर्ज करे। जैसे आपने मान लीजिए यहां पर एक लेंस लिया, एक पतला सा लेंस लिया आपने कॉन्वेक्स लेंस, और एक मोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लिया। यहां पर आपने एक पतला सा क्या लिया, कॉनकेव लेंस लिया, और यहीं पर आपने मोटा सा कॉनकेव लेंस ले लिया। तो यहां पर क्या होगा, देखिए जितनी भी लाइट की रेज आएंगी
इस केस में क्योंकि लेंस है पतला, नैरो लेंस होगा तो जो कन्वर्ज होगा वो काफी कम होगा, मीन्स कहीं बहुत दूर जाके ये जो रेज है आपस में मीट करेंगे। लेकिन अगर जो लेंस है आपका ये काफी थिक है, अगर काफी मोटा लेंस है, तो जो रेज होंगी वो पहले ही मीट कर जाएगी, मीन्स बहुत ज्यादा कन्वर्ज जो हो जाएगी वो काफी पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो जितना ज्यादा मोटा लेंस, जितना ज्यादा थिक लेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस उतना ज्यादा। इसी तरीके से अगर हम कॉन्केव लेंस लें, एक पहले हमने क्या किया, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया है, बहुत ही पतला है, थिन कॉन्केव लेंस। तो क्या होगा देखिए, पहली जो रे आएगी वो काफी कम डाइवर्ज करेगी, मीन जो रेज आएगी ये कहीं यहां पर मीट हुई। इसी तरीके से मान लीजिए ये रेज कहीं यहां पर मीट हुई, तो दोनों रेज काफी क्या हो रही है, काफी दूरी में मीट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब जो डाइवर्ज हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। अब यहां पर क्या ले लिया हमने, एक मोटा सा लेंस ले लिया है, कॉन्केव लेंस। अब ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्ज करेगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि जो कन्वर्जिंग यानी कि बहुत ज्यादा जब डाइवर्ज होगा तो रेज काफी पहले मिल जाएंगी। तो यानी कि यहां पर जो इमेज बनेगी वो काफी पहले बन जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो डाइवर्ज हो रहा है उसकी डिग्री बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना थिक लेंस होता है उसका जो पावर होता है उतना ज्यादा होता है, क्योंकि उसका उतना ज्यादा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग उसकी कैपेसिटी होती है कि बहुत ज्यादा कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर लेता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। देखिए, अब पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, P इक्वल्स टू 1/f, यानी कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ है इसको हमेशा मीटर में हम रखते हैं, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा मीटर में रहता है। और ये जो पावर की SI यूनिट होती है इसको हम कहते हैं डायोप्टर। सो दिस इज डायोप्टर। इसके बाद पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए अब क्या करें, हमने दो या दो से ज्यादा लेंसेज आपस में ले लिए और उनको कंबाइन कर दिया। तो मान लेते हैं कि जो लेंस है एक कॉन्केव है, दूसरा कॉन्वेक्स है, फिर तीसरा हमने कॉन्केव ले लिया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के कॉन्केव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन आपस में बनाया। तो यहां पर क्या होगा, जो टोटल पावर निकल के आएगी उन सभी जितने भी लेंसेज आपने लगाए हैं उन सभी के पावर के एडिशन के इक्वल आएगी। तो इस तरह से मान लीजिए आपने कहीं बहुत ज्यादा आपने लेंसेज लगा दिए हैं, तो हमने जितने भी लगाए यहाँ पर Pn तक हमने ले लिया है। तो एक कॉमन आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 और अप टू n। तो अब देखिए यहां पर जो पावर होती है नेगेटिव भी हो सकती है और पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हुई तो पावर नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हुई तो पावर कैसी होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगी। अब फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कॉन्केव लेंस का जो पावर है वो एक नेगेटिव वैल्यू आती है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो पावर होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी यूज करेंगे।